जय हिंद साथियों, मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। जो यूपी पुलिस जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा उम्दा और लाभकारी रहने वाला है। सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा। देख, सवाल आपके सामने, आराम से बना लोगे, कुछ ऐसी मुसीबत, दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का में से 15 है। यदि वह संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में हो तो उन तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्या हमें दी गई है अनुपात में, इनको एक्चुअल नंबर में फाइंड आउट करा रहा है। यानी कि हमें तीनों संख्या बताओ वो क्या है जिनका अनुपात 1, 2, 3 और में से 15 है। ठीक है ना भाई। आप अच्छे जानते हो में से क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो कि में से क्या चीज होती है। तो आप कहोगे में से वो होता है जो सारी संख्याओं में कॉमन हो। सारी संख्याओं में जो कॉमन होता है वही में से होता है। यानी कि बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सारी संख्याओं को काट दे। मैं यहां पर अनुपात चेक कर रहा हूं, तीन संख्याएं हैं, मैं एबीसी मान, यहां पर जो में से है वो कितना है, 15 है। बॉक्स में बंद कर देता हूं सिर्फ देखने के लिए। तो तीन संख्याएं ए, बी और सी ऐसे मान लेते हैं। तो पहली संख्या 1, दूसरी संख्या कितनी है 2 और तीसरी संख्या 3 है। ये अनुपात में दे रखे हैं हमको, अनुपात में। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इनका में से कितना होगा, में से। तो आप कहोगे कि सर आपने बिल्कुल अभी हमें ये बताया था कि संख्याओं में जो कॉमन होता है वही हमारा में से होता है। तो बताओ इन तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है। तो आप कह दोगे एक कॉमन है। एक कॉमन, देखो यहां भी अगर आप चेक करोगे तो एक छिपा हुआ है, यहां पर भी एक छिपा है, यहां पर भी एक छिपा है, सब में एक छिपा है। तो कॉमन क्या हुआ, एक कॉमन हुआ। तो आप कह दोगे एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15। यानी कि इन सब का जो में से आएगा निकल के वो कितना आएगा, एक निकल के आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, यहां से उड़ा दो इनको, यहां से उड़ा दो इन सबको, ये समझाने के लिए था। यानी कि इनका जो में से है वो यहां पर अनुपात में एक है, लेकिन एक्चुअल नंबर में से कितना है, आप कहोगे 15 है। यानी आप अच्छे जानते हो कि हमारी एक यूनिट की जो वैल्यू आई है वो कितनी निकल के आई है, 15 निकल के आई है। अब वो हमें संख्याएं पूछ रहा था कि सारी संख्याएं क्या है। तो आप इन सब में गुणा कर दो। आप इन सब में जब गुणा कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा, है ना। नहीं निकलेगा तो 15 की एक में करोगे तो 15 ही आएगा, यानी 15 ही का ना 15, एक संख्या ये निकल के आ गई। फिर दूसरा 15 दूनी 30, एक संख्या ये निकल के आ गई। और तीसरी वाली संख्या जो होगी 15 तिया 45 हो जाएगी। कितना, 15 तिया 45। यानी कि जो हमारी संख्याएं होंगी वो 15, 30 और 45 होंगी। 15, 30 और 45, 15, 30 और 45, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। ठीक है ना भाई। अभी तो हमें मिलता ही नहीं है, पैसा हजम कहां से होगा। अभी तो सिर्फ चल ही रहा है ऐसे ही, राम भरोसे। सवाल नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। देखना क्या कह रहा है सवाल में। अच्छा सवाल है, बना लोगे। छोटा एक लाइन का सवाल है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का में से 5 है, तो उन दोनों संख्याओं का लैसे कितना होगा। आप अच्छे जानते हो कि हमें में से दे रखा है। हम लोग को क्या दिया है, में से दिया है, लेकिन हमें वो संख्याएं नहीं दी हैं जिनका ये में से है। हमारे पास वो संख्याएं है नहीं है। जब हमारे पास वो संख्याएं नहीं है तो हम इसका लैसे कैसे निकालें। तो आप एक बात बड़ी अच्छे जानते हो कि लैसे जो होता है, जो लैसे होता है वो मैसे से, वो मैसे से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी आप एलसीएम को, एलसीएम एलसीएम को एचसीएफ, एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो। यानी कि अगर ये में से है और वो हमसे लैसे पूछ रहा है, तो ये जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये लैसे के ऑप्शन है। इसका मतलब है कि 5 से जो ऑप्शन हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वही हमारा लैसे बनेगा। क्या आप 5 से इस 12 को काट सकते हो, नहीं कटेगा पूरा पूरा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अगला चेक कर लेते, क्या 30 इस 5 से कट सकता है पूरा पूरा, बिल्कुल कट सकता है। तो यही हमारा आंसर बनेगा, बाकी सब कट ही नहीं सकते। ये भी 5 से नहीं कटेगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। इस चीज को देख लेना एक बार, है ना। एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा कट जाता है, यानी एल जो लैसे है वो मैसे से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। वही वाली ट्रिक हमने यहां पर लगा दी। सवाल नंबर अगला ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। देखना क्या कह रहा है, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। देखना भाई, सवाल बढ़िया सवाल है, एकदम मजेदार। ये भी शायद आयु संबंधी सवाल है, आराम से बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे जरा देखना। ये थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि अनिल
तथा सुनील की वर्तमान आयु का योग 25 वर्ष है। एक वर्ष बाद अनिल की आयु सुनील की आयु की दुगनी होगी, तो वर्तमान में सुनील की आयु क्या है? हमसे क्या पूछ रहा है भाई? हमसे पूछ रहा है कि सुनील की जो आयु है वो कितनी है, वो भी वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी जो आयु है वो कितनी है। ठीक है ना भाई, बनाओ जरा सवाल। बढ़िया सवाल है, बनाएंगे इसको। देखो देखो, दो लोग हैं, एक है अनिल, दूसरा है सुनील, और इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो आप अच्छे जानते हो, 25 साल दे रखा है। तो यहां पर मैं अनिल लिख लेता हूं और प्लस यहां पर मैं सुनील लिख लेता हूं, और इन दोनों की जो आयु का योग है वो कितना है? 25। 25 इनकी आयु का योग है। बोले हाँ जी सर, इसका क्या है योग? 25 दे रखा है। अब सवाल यहां से बनेगा, वो कह रहा है एक साल के बाद, या एक साल के बाद का मतलब क्या हुआ? प्लस, आप अच्छे जानते हो प्लस, तो यहां पर प्लस 1 ईयर, मैं यहाँ को ईयर कर लेता हूं। तो यहां पर जो अनिल है और जो सुनील है, एक साल के बाद उनकी आयु में जो डिफरेंस आया है वो क्या है? वो कह रहा है एक साल के बाद अनिल की आयु सुनील की आयु की दुगनी हो जाती है। सुनील की आयु अगर 1 है तो अनिल की आयु दुगनी का मतलब क्या हुआ? ये 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। एक साल के बाद ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। फिर क्या कह रहा है? हाँ, अब एक चीज चेक करो आप, ये जो मुझे दे रखा है अनुपात, ये अनुपात एक साल बाद का है। एक साल बाद यानी प्रेजेंट से एक साल आगे जब हम गए तब उनका अनुपात ये बना। लेकिन हमारे पास जो ये योग है ये वर्तमान का है, ये प्रेजेंट टाइम का है। काय का भैया? ये है प्रेजेंट टाइम का। ये जो योग है ये प्रेजेंट टाइम का, आप अच्छे जानते हो। मैं इस अनुपात को नहीं बदल सकता। इस अनुपात को मैं एक साल पीछे लेकर नहीं जा सकता, ना ही मैं इसको वर्तमान में लेके जा सकता हूं। हाँ, इसको मैं एक साल आगे लेके आ सकता हूं। क्यों? आप अच्छे जानते हो कि अगर ये एक साल बड़ा है तो ये भी एक साल बड़ा होगा, यानी एक साल ये, एक साल ये, 2 साल बढ़ गए होंगे। तो अगर ये वर्तमान का है और अगर मुझे एक साल के बाद यानी एक साल आगे लेके जाना है तो मुझे इसमें 2 साल जोड़ना होगा, एक साल अनिल का और एक साल सुनील का। तो आप कहोगे हाँ जी सर आप जोड़ दो, तो मैं इसको 2 साल कर देता हूं। जब मैं इसको 2 साल जोड़ूंगा तो ये कितना बनेगा? 27 साल बन जाएगा। 27 वर्ष। अब ये 27 वर्ष जो योग आया है निकल के, वो अनिल की और सुनील की आयु का जो आयु आई है वो एक साल बाद की आयु कितनी है? 27 साल। आप समझे बात को? यानी अनिल और सुनील एक साल के बाद उनकी आयु का योग 27 वर्ष हो जाएगा। ये भी एक साल बाद का आयु का योग है, और ये जो अनुपात है ये भी एक साल बाद का है। तो अगर ये दोनों एक साल बाद के हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अनुपात में दोनों की आयु का योग कितना होगा? तो आप कहोगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि अनुपात में 3 है और एक्चुअल नंबर में कितना है? 27 है। बस काम खत्म, पैसा हजम। यहां से सवाल बनाने लायक था। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 या 27 होता है। 9 या 27। पूछा क्या जा रहा है? तो वो पूछ रहा है कि वर्तमान में सुनील की आयु बताइए। सुनील की, तो सुनील तो ये वाला है। तो आप जब इसमें गुणा करोगे तो 9 की गुणा एक में करोगे कितना आएगा? 9 का 9, ये 9 आ गया। अब ये क्या हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। ये जो निकल के आया है ये जो अनुपात था एक साल बाद का था। इसका मतलब ये जो आयु निकल के आई है एक साल बाद की निकल के आई है, और हमसे पूछ रहा है वो वर्तमान की। तो इसमें से एक कम कर देंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा, यानी 8 वर्ष। यानी वर्तमान आयु जो होगी उस सुनील की वो कितनी होगी? 8 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बात को समझे? हम योग को घटा बढ़ा सकते हैं, अनुपात को घटा नहीं बढ़ा सकते। समझ गए बात को? सवाल नंबर अगला, काम खत्म, पैसा हजम। क्या कह रहा है भाई सवाल? सवाल क्या कहना चाह रहा है? झेल लीजिए क्या पेन? अगला सवाल देखो, ये रहा सवाल। सवाल भले ही देखने में लंबा चौड़ा है लेकिन इसको आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना भाई? आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? सवाल को पढ़ो बढ़िया से। वो कह रहा है एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 1 घंटे में 1/2 भाग भर सकता है, तथा दूसरा पाइप 1 घंटे में टैंक का 1/3 भाग भर सकता है, और तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है। तीनों पाइप एक साथ खोलने पर एक घंटे में टैंक का
7/12 भाग भर गया, तीसरा पाइप पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा। यानी एक टैंक है और उस टैंक में 3 पाइप लगे हैं, 2 पाइप ऐसे हैं जो टैंक को भरते हैं और जो तीसरा पाइप है वो टैंक को खाली कर रहा है। आप अच्छे जानते हो, मैंने बढ़िया से सिखाया है, जब हम किसी का भाग निकालते हैं और उसका मुझे एक भाग निकालना होता है, यानी 1 घंटे में एक टैंक का 1/2 भाग भर जाता है 1 घंटे में। तो 1/2 भाग भरा जा रहा है कितने समय में? 1 घंटे में। तो एक भाग कितनी देर में भरा जाएगा? तो आप कहोगे इसकी गुणा यहां पर कर देंगे, यानी जब मैं यहां पर करूंगा तो एक भाग जो भरा जाएगा वो कितने घंटे में भरा जाएगा? 2 घंटे में भरा जाएगा। बस इतनी बात समझानी थी, काम खत्म, पैसा हजम। इसका मतलब एक भाग अगर एक पाइप भरेगा तो कितने भर देगा? 2 की गुणा हम 1 में कर देंगे तो कितना आएगा? 2 ही करना 2। यानी मैं मान लेता हूं कि जो पाइप ए है वो उसको भरने में कितना समय ले रहा है? 2 घंटे का समय ले रहा है। इसी तरीके से आप दूसरा पाइप देखोगे तो ये 1/3 है, 1/3 है और 1 घंटे में भर रहा है 1/3 भाग। तो अगर 3 की गुणा में 1 में कर दूंगा तो कितना आएगा? 3 ही करना 3 आएगा। यानी एक भाग जो दूसरा वाला पाइप है वो कितने समय में भर रहा है? 3 घंटे में भर रहा है। ठीक है, यहां पर सेम, यहां पर 3 रख देंगे, एक यहां पर 3 ही करना 3, तो यहां पर 3 घंटे आ जाएगा। बात को समझे? बात को समझ गए ना? इसको यहां से मिटा देते हैं। फिर आगे देखना क्या कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि तीनों पाइप जब एक साथ खोले जाते हैं, जो तीसरा पाइप है वो उसको खाली कर रहा है। वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। जब तीनों एक साथ खोले गए तो एक जो 1 घंटे में जो टैंक भरा गया है वो टैंक कितना भरा गया? 7/12। तो तीनों खोल दिए, यानी ए, बी और सी, इन्होंने तीनों पाइप खोल दिए। यहां पर जो सी पाइप है वो खाली करने वाला है। तीनों जब इन्होंने खोले तो 1 घंटे में कितना भरा गया? आप कहोगे 7/12। 7/12 का मतलब क्या है? 7/12 है वो कितने घंटे में? 1 घंटे में भरा गया। तो अगर मुझे एक भाग निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 12 की गुणा यहां पर कर दूंगा और 7 यहां भाग में आ जाएगा। तो एक भाग जो भरा जाएगा, यानी पूरा टैंक जो भरा जाएगा वो कितने में भरा जाएगा? 12/7 में। 12/7 में, यानी तीनों मिलकर एक भाग को कितने समय में भर देंगे? तो आप कहोगे 12/7 में। 12/7 में भर देंगे। सबका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा भाई? आप कहोगे इसका एलसीएम ले लो आप, 12 दूनी 24, 24 ले ले, या 12 भी ले सकते हो। चलो 12 ही ले लेते हैं, 12 भी आ जाएगा। इसका एलसीएम मैंने 12 लिया तो टैंक की क्षमता पता चल गई कितनी है? 12 है। जो टैंक का धारिता है वो कितनी है? 12 है। अगर मैं एक की क्षमता निकालूंगा तो 12 को भाग करूंगा तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? 3 से करूंगा तो 4 आ जाएगा। और अगर 12 से करूंगा तो 12 ही करना, 12 एक बार गया और जितनी बार जाता है उसकी गुणा कहां पर करते हैं? नीचे कर देते हैं, तो 7 ही करना 7 आ जाएगा। अब आप एक चीज मुझे सोचकर बताओ, ए और बी इन दोनों की क्षमता कितनी है? 6 4 10 है, जबकि तीनों को जब मिलाया गया तो क्षमता कितनी बनी? 3 बनी। यानी निकालने वाला पाइप जो होता है उसकी क्षमता को हमेशा घटाते हैं। अगर इन दोनों की क्षमता 10 है और जैसे ही सी इनके साथ मिला तो उसने 3 कम कर दिया, इसका मतलब 3 निकल गया। 3 निकला तो वो 3 जो क्षमता है वो किसकी है? सी की है, क्योंकि घटाने वाली चीज है वो। तो सी की क्षमता यहां पर कितनी आ गई? 3 आ गई। अब तीनों का मुझे आराम से पता चल चुका है कि ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3 है। ठीक है ना भाई? अब वो कह रहा है कि तीसरा पाइप पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा। तो तीसरा पाइप तो ये वाला है, मुझे खाली कितना करवाना है? 12 करवाना है, तो मुझे इससे भाग देनी पड़ेगी। तो आप अच्छे जानते हो कितने समय में खाली करेगा, तो आप 12 को 3 से भाग दे दो तो 3 चौक कितना आएगा? 12। यानी कि जो तीसरा पाइप है वो 12 घंटे में क्या कर देगा भाई? इसको खाली कर देगा। 4 घंटे लग जाएंगे। इसको कितने घंटे लगेंगे भैया? 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत आसान सा सवाल था, देखने में खूब बड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर अगला, काम खत्म पैसा हजम। देखना भाई सवाल में क्या कह रहा है। सवाल बड़े बड़े हैं लेकिन कॉन्सेप्ट जैसे ही हम करते हैं इसमें यूज, तभी ये सवाल छोटा बन जाता है, बिल्कुल छोटा सा ना, छुटकू सा सवाल बन जाता है। सवाल नंबर आपके सामने है, क्या कह रहा है? अगला सवाल है, देखो सवाल नंबर 6। ए किसी कार्य को 9 दिन, बी 10 दिन तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा?
तीन लोग हैं, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए कर रहा है इस काम को 9 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है ना भाई। तो इन्होंने कहा कि बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, 2 दिन के बाद छोड़ दिया, इसका मतलब 2 दिन उन्होंने काम किया है। बात को समझो, वो कह रहा है बी और सी ने मिलकर काम किया और 2 दिन के पश्चात काम छोड़ दिया, यानी बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया। तो शेष काम कौन करेगा? ए करेगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि शेष काम ए ने कितने दिन में किया। तो आप अच्छे जानते हो कि ए कर रहा है कितने दिन में? 9 दिन में। बी कर रहा है कितने दिन में? तो आप कह दोगे 10 दिन में। और सी कर रहा है इस काम को कितने दिन में? 15 दिन में। कितने? 15 दिन में। तो इन सब का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा भाई? तो आप कह दोगे इसका एलसीएम ले लो 90 इसका एलसीएम ले लें। मैंने एलसीएम लिया इसका 90, तो ये 10 बार चला जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा और ये कितना? 15 छक्का 90, ये 6 बार चला जाएगा। ठीक है ना भाई, ये 9 है 9। ठीक है, ये आ चुका है। अब वो कह रहा है कि बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो बी और सी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे। तो बी की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है भैया? सॉरी, बी और सी, तो बी की क्षमता कितनी है? 9 और सी की क्षमता कितनी है? 6 है। तो 9 और 6 15, दोनों ने मिलकर 15 की क्षमता से कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम निपटा दिया भाई? तो आप कहोगे 15 दूनी 30 काम ये कर चुके हैं। 30 काम ये कर चुके हैं। तो मैं कहूंगा कि शेष काम कितना बचा? तो आप आराम से कह दोगे शेष काम कितना बचेगा? टोटल काम कितना है? 90। 30 काम हो चुका है, तो शेष कितना बचेगा? तो आप कहोगे 60 काम शेष बचा। अब ये 60 काम कौन करेगा? ए करेगा। ए कितने दिन में करेगा? आप अच्छे जानते हो, जिसका मुझे समय चाहिए उसी की क्षमता से काम में भाग लगा दो तो आपका समय निकल आएगा। मुझे ए से काम करवाना है, ए की क्षमता कितनी है? 10 है, तो मैं इसे 10 से भाग लगा दूंगा। कितने दिन लगेंगे भैया? 6 दिन लग जाएंगे। 0 से 0 कटेगा, यानी ये बचे कुचे काम को, यानी शेष काम को 6 दिन में निपटा देगा। कितने दिन में भैया? 6 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। बड़े बड़े सवालों को भी यूं कर सकते हो, बस आपको बशर्ते प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। देखो, सवाल में इस तरीके के आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की, या फिर आप एसएससी जीडी की कर रहे हो, या यूपीएसआई की भी। देखो, यूपीएसआई में मुझे लगता है 3 से 4 सवाल ही पूछे 2-3 सवाल रहते हैं बस एडवांस वाले, वो भी फॉर्मूले पर बेस्ड, और बाकी अर्थमेटिक ही ज्यादातर पूछा जाता है। समझ रहे हो बात को? तो कम से कम इतना तो हो सके कि जब भी अर्थमेटिक का सवाल किसी भी एग्जाम में आए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका जहां पर मैथ पूछा जा रहा है, कम से कम अर्थमेटिक का सवाल तो आपका ना गलत होना चाहिए और ना ही छूटना चाहिए। इतनी खतरनाक प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? बाकी समय जो बचेगा अर्थमेटिक करने के बाद, तो वो एडवांस के सवालों में लगा देना, जो एडवांस के सवाल आते हैं। समझ रहे हो बात को? सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, आराम से बनाओगे। सवाल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तपस ने एक बल्ला उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदा। उसने 80 रुपए के लाभ के बल्ले को 1200 रुपए में बेच दिया। बल्ले का अंकित मूल्य क्या है? बल्ले का अंकित मूल्य हमें बताना है। आप अच्छे जानते हो कि जब भी आपको छूट मिलती है, वो छूट काय पर मिलती है भैया? अंकित मूल्य पर। छूट काय पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। उसे जो छूट मिली है दोस्त, उसे जो छूट मिली है, वो छूट कितनी है? आप कहोगे 20% की छूट है। 20% की। अगर मैं इस 20 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहूं तो कितना आएगा, यानी होल वैल्यू? तो आप कहोगे 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है, यानी 4/5। 4/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि होल वैल्यू निकल आएगी। आप कहोगे ये क्या चीज है? ये है हमारा एमआरपी, यानी अंकित मूल्य। ये हमारा एमआरपी है, और ये क्या है हमारा? ये हमारा एसपी है। देखो, अंकित मूल्य 5 था, उसने 20% की छूट दी, बेच कितने में दी? 4 में। 4 में उसने बेच दी, एसपी बना 4, और यहां पर एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितना बचा? बन गया 5 बन गया। अब एक बात आप मुझे बताओ, वो कह रहा है कि उसने 80 रुपए के लाभ के बल्ले को, यानी लाभ 80 रुपए का कमाया है और 1200 रुपए की उसने बेची है। अगर 80 रुपए का लाभ है और 1200 रुपए की बेची है, तो आप ये बता दो कि उसका जो एसपी है वो कितना है? तो आप कहोगे एसपी है उसका 1200, और लाभ कितना है उसका? लाभ इसी में
ये जो लाभ है ये इसी में है, 80 रुपए का लाभ। 80 रुपए का लाभ लेके तब उसने 1200 रुपए की बेची है। लाभ अगर 80 रुपए रहा उसका, तो क्रय मूल्य कितना रहा? तो आप कहोगे 1200 में से लाभ कम कर दो, क्रय मूल्य बच जाएगा। तो यहाँ पर 80 कम करोगे तो कितना बचेगा भाई? यहाँ पर बच जाएगा 1120। ये बना क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य आ चुका है। पूछा जा रहा है अंकित मूल्य। अब एक चीज बताओ, खरीदा, ओ सॉरी, ये हमारा विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ पर ये क्रय मूल्य है। सॉरी, यहाँ पर ये क्रय मूल्य दे रखा है। देखो बात को समझो। वो कह रहा है कि तपस ने एक बल्ला उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदा। उसने खरीदा है दोस्त। यानी कि जब देखो, जब कोई चीज अंकित मूल्य पर या किसी चीज पर बेची जाती है, तो जो लेने वाला होता है उसके लिए वो क्रय मूल्य होता है, और जो देने वाला होता है उसके लिए विक्रय मूल्य होता है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, अगर इस पेन को मैं 20 रुपए का बेचूं, तो मेरे लिए 20 रुपए वो क्या है? एसपी यानी विक्रय मूल्य है, और जिसने खरीदा है उसके लिए वो क्रय मूल्य है। उसी तरीके से उसने कहा कि अंकित मूल्य पर एक बल्ला था, उसने 20% की छूट मिली, और उसने कितने रुपए में खरीद लिया भैया? 20% की छूट में खरीदा है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उसने जो है 80 रुपए का लाभ था और 1200 रुपए की बेची, तो अगर 1200 रुपए में से 80 रुपए निकल जाएंगे तो क्या बचेगा? क्रय मूल्य बच जाएगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य नहीं है, यानी ये ग्राहक का क्रय मूल्य है। समझ रहे हो बात को? सवाल थोड़ा सा घुमा दिया उसने। ये क्रय मूल्य है दोस्त। तो यहाँ पर आप चेक करो, तो यहाँ पर क्रय मूल्य 4 है और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 1120। दोनों को हम जब बराबर रखेंगे तो 4 बराबर कितना आएगा? 1120। 4 यूनिट की वैल्यू 1120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई? तो आप कहोगे भाग कर दो इसको, तो 4 दूनी कितना होता है? 8। कितना बचेगा? 3। 4 अट्ठे 32, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 280 रुपए आ चुकी है। 280 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है। पूछा जा रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो ये वाला है। तो जब मैं इसमें गुणा करूंगा 280 रुपए की, 280 रुपए की जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई? तो आप यहां से गुणा करके निकाल लोगे। 500 और 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, यानी जो उसका अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा भाई? 1400 रुपए होगा। 1400 रुपए। यहाँ पर 24, 16, 14 और 12 का तो मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। चेंज क्या करेंगे कि ये 2400 होगा मेरा मानना, ये 1400 होगा, और ये 1600 होगा, और ये वाला 1200 बन जाएगा। ठीक है ना भाई? तो आंसर कौन सा रहेगा भाई हमारा? आंसर कौन सा रह जाएगा? आप कहोगे आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 1400 रुपए उसका एमआरपी है। समझ रहे हो बात को? 1400 रुपए उसका एमआरपी है। ये 24, 16, 14, 12 नहीं है, ये 2400, 1600 और 1400 और 1200 है। बात को समझे? अगला सवाल ये रहा। बाकी दमदार सवाल था ये। यहाँ पर इस चीज का ध्यान नहीं किया गया, बाद में इसका ध्यान करा। ये क्रय मूल्य है, समझ रहे हो? तो खरीदने वाले के बारे में पूछा गया था, बेचने वाले के नहीं। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में। वो कह रहा है कि एक ही समय 2 रेलगाड़ियों में से एक से ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रम से 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हों, तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात था। रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात हमसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात कितना था। ठीक है ना भाई? आप एक चीज को देखो, 2 स्टेज है। 2 स्टेज क्या है? एक है ए और दूसरा बी। ये 2 तरीके की स्टेज हैं और इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ रही होगी। तो वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही रेलगाड़ियां हैं, दो रेलगाड़ियां हैं, उनमें से ए से बी, यानी एक इधर को ए से बी की तरफ को जा रही है और दूसरी बी से ए की तरफ को आ रही है। फिर वो कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद, देखो ये रेलगाड़ियां कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिली होंगी। अगर ये रेलगाड़ी ऐसे आ रही है तो ये इधर से आ रही होगी, और ये वाली रेलगाड़ी ऐसे जा रही होगी। ठीक है ना भाई? ये वाली रेलगाड़ी इधर को जा रही होगी। फिर वो कह रहा है मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रम से 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंचती हैं। यानी जो ए वाली रेलगाड़ी है, जैसे ही इसको इधर से गई इस तरीके से, इसको ए से बी की तरफ जाने में कितना समय लगा? इसको लगा समय 9 घंटे का। और अगर ये वाली रेलगाड़ी है बी से चली और ए की तरफ को गई, इधर को जब गई, तो इसको लगा 4 घंटे का समय।
बात को समझे। यानी मिलने के बाद ये यहां पर मिली तो ये वाली रेलगाड़ी ऐसे, यहां पर इसको कितना लगा 9 घंटे का समय, और ये वाली जो रेलगाड़ी आ रही थी इस तरीके से, और यहां से मिलने के बाद इसे कितने घंटे का समय लगा, 4 घंटे का समय लगा। तो मिलने के बाद जो समय लगता है उसको बाद हम जो चाल निकालते हैं तो उसमें एक रेशियो होता है, वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट T2 बटा T1। क्या होता है भाई, T2 बटे T1। बस इसमें आंसर आ जाएगा आपका, लगा दो। तो दूसरा वाला जो है हमारा 9 घंटे है तो हम यहाँ पर 9 रख देंगे। यहाँ पर कितना है, पहला वाला 4 घंटे है तो यहाँ पर 4 रख देंगे, और यहाँ पर बना देंगे वर्गमूल। तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या बनेगा, जो भी अनुपात आएगा वही आंसर बन जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई। कितना आएगा बताओ, 3 का कितना 9 का कितना होता है, 3 होता है, और 4 का कितना होता है, 2। यानी अनुपात जो बनेगा वो 3 और 2 का बनेगा। 3 और 2 का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले कि मिलने के बाद उन रेलगाड़ियों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में जितने घंटे का समय लगेगा और फिर चाल पूछेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला चिपका देना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा और पलक झपकती आंसर आ जाएगा। ये समझाने की बात थी इसलिए टाइम लगा, वरना मुझे आराम से पता था कि 9/4 आएगा, और 9/4 का मतलब क्या होता है भाई, 3/2 होता है। यानी जो आंसर रहेगा वो कौन सा बन जाएगा, दूसरा वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, काम खत्म पैसा हजम। देखना भाई क्या कह रहा है सवाल। सवाल आपके सामने क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड तथा 11 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की रफ्तार क्या है, रेलगाड़ी की रफ्तार मतलब क्या पूछी जा रही है भैया, रफ्तार का मतलब चाल पूछी जा रही है। रफ्तार का मतलब चाल पूछी जा रही है। देखो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं, कई बार मैंने बताई है। जब भी आपको चाल पूछी जाएगी, पिछली बार भी बताया था, जब चाल पूछी जाएगी तो आप दूरियों में अंतर निकालना। दूरियों में अंतर, दूरियों में अंतर, दूरियों में अंतर, चाहे वो देखो व्यक्ति है, यहां पर उसने क्या बोला है, व्यक्ति बोला है, 2 व्यक्तियों को पार कर रही है। अगर ट्रेन को पार करेगी ना, 2 ट्रेन को, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो कुछ भी हो, तो आप यही वाला फॉर्मूला चिपका देना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। टाइम देखो, हमें ना नौकरी लेनी है, नंबर लाने हैं अपने, समझ रहे हो। ये सब सीख के जिंदगी पे अप्लाई नहीं करना। कभी भी मैथ जिंदगी में अप्लाई नहीं होता। कहां पर पूछेगा आपसे कि ट्रेन क्या जा रही है, कुछ नहीं पूछेगा, बस कैलकुलेशन आती है कभी कभी, वो हम कर ही लेते हैं। तो दूरियों में अंतर और बटे समय अंतर, कुछ चीजें मैथ में आपको याद करनी पड़ेंगी अगर आपको तेजी से अपने नंबर लेके आने हैं और सवालों को तेजी से करना है, तो कुछ चीजें आपको याद दोस्त करनी ही पड़ेंगी। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर आप रख दोगे, इसका बेसिक भी बता दूंगा अभी आपको कैसे करोगे, समझ रहे हो। तो यहां पर दूरियों में अंतर और समय अंतर, दूरी कैसे निकालोगे, यहां पर तो चाल है, तो आप जानते हो अच्छे से कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आप स्पीड का है मतलब क्या हुआ कि पहले वाले सेकंड को पहले वाली चाल से गुणा कर लो, कितना आएगा 3, 10 की गुणा करेंगे 3 की और 10 की, तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। और अगर आप इस 11 सेकंड को 5 से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 55। यानी दोनों का अंतर लोगे, ये बनेगा कितना 55 और ये कितना बन जाएगा 30, दोनों का अंतर कर लो। तो यानी 55 माइनस 30 और बटा समय अंतर, समय अंतर यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर 11 सेकंड, दोनों का अंतर निकालूंगा तो 11 माइनस 10 आएगा। और इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या आएगा, कितना यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर कितना आएगा 2, 25 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा 1। तो इसका मतलब है जो चाल है वो कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा आराम से बना दोगे, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे बात को। इसी तरीके से बना दोगे। अगर आप चाहते हो, ये चाह रहे हो कि मैं इसका बेसिक भी बताऊं कॉन्सेप्ट लगा के, तो वो भी देखना, वो कैसे करेंगे देखो, समझना उसको भी। यहां पर एक रेलगाड़ी है और उसी दिशा में जा रहे हैं दोनों, ट्रेन भी उधर ही जा रही है और ये दोनों व्यक्ति भी उधर को ही जा रहे हैं। तो आप अच्छे से जानते हो कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, हाँ या ना। इसका मतलब ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार करेगी तब भी उसकी लंबाई वही रहेगी, यानी दूरी वही रहेगी।
और जब ये ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तब भी उसकी जो लंबाई होगी ट्रेन की वही रहेगी, यानी दूरी वही रहेगी। आप आराम से कह सकते हो कि जब ट्रेन ने दोनों व्यक्तियों को पार किया तो ट्रेन की जो लंबाई थी समान थी, यानी दूरी क्या है, समान है, बराबर है दोनों व्यक्तियों को जब उसने पार किया। जब दूरियां समान है तो आप आराम से लगा दोगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। लेकिन मुझे इसकी रफ्तार निकालनी है, चाल। अब मुझे इसकी चाल नहीं पता है तो इसकी चाल में क्या मान लूं भाई, इसकी चाल में एस मान लेता हूं। मैंने इसकी चाल एस मान ली। अब मुझे बताओ जब ये ट्रेन भी इधर को ही जा रही है और जो व्यक्ति है वो भी इधर को ही जा रहा है तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी, घट जाएगी। इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी भाई, घट जाएगी। जब घटेगी तो क्या करेंगे, एस, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है और चाल क्या होगी, घटेगी। तो आप कहोगे एस माइनस कितना, 3, एस माइनस 3, ये बनेगी चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, समय कितना है पहली वाली का, आप कहोगे 10 सेकंड का, तो यहां पर आ गया 10। ये बन गई क्या, दूरी। और दोनों जगह दूरी क्या है, समान है, बराबर है। दोनों जगह दूरी क्या है, बराबर है। तो एक चीज तो ये आ गई। दूसरा, इसको यहां से मिटा लो। फिर दूसरा क्या कह रहा है, अब जो दूसरा व्यक्ति है उसको पार करेगी, कौन सी स्पीड से करेगी, वो 5 की स्पीड से जा रहा है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, एस है। और यहां पर 5 इसकी स्पीड घट जाएगी तो ये बनेगी चाल। और गुणा में कितना आएगा, गुणा में आ जाएगा 11 सेकंड। गुणा में कितना आएगा, 11 सेकंड। बात को समझना, ये बेसिक है, इसको हल कर लोगे आपका आंसर आएगा। अब आप कहोगे ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकंड में है। अगर इस सेकंड को मुझे सेकंड को अगर मैं घंटे में लेके जाऊंगा तो मैं 60 से यहां पर गुणा कर दूं, भाग कर दूंगा, और 60 से यहां पर। अब सेकंड काय में बन चुका है भैया, सेकंड है ना, तो 60 से फिर कर लो। ये मिनट में बना और मिनट को फिर बनाएंगे तो यहां पर भी गुणा कर लेंगे, यहां पर भी गुणा कर लेंगे। लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि दोनों बराबर हैं तो कट भी जाएंगे। देखो 60 गुणा 60 से 60 गुणा 60 कट जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गए सब, ये कट चुके हैं। बचेगा क्या, यही बचेगा। अब इस आप इसको हल कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये चीज मैं नहीं बता रहा, आप खुद कर लेना। सवाल नंबर अगला, काम खत्म, पैसा हजम। देखना क्या है भाई, सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या कह रहा है जरा बताइयो, सवाल में क्या कह रहा है जरा बताइयो। देखना क्या कह रहा है सवाल में। वो कह रहा है कि एक होज किसी तली में एक छिद्र है। एक होज की किसी तली में एक छिद्र है। यदि होज में छिद्र नहीं होता तो होज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है। यदि होज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा। बढ़िया सवाल है एकदम। जो कह रहा है एक होज है और ये होज जो है इसकी तली में एक छेद है, और छेद की वजह से वो क्या करता है भाई, 1 घंटा ज्यादा ले लेता है। 1 घंटा ज्यादा ले लेता है उस होज को भरने में। कैसे, वो कह रहा है यदि होज में छिद्र नहीं होता तो ये 9 घंटे में भर जाता। यानी अगर उसमें छेद ना होता उस होज में तो ये 9 घंटे में भर जाता, लेकिन छेद होने की वजह से 1 घंटा समय ज्यादा लगा, फालतू लगा। यानी कि 9 की बजाय वो 10 घंटे में भरा गया। तो मैं मान लेता हूं कि एक नल है और ये नल इस होज को बिना छिद्र के कितने समय में भर देगा, 9 घंटे में भर देता है। लेकिन ये होज भी चल रहा है और प्लस क्या है भैया, ये खाली करने वाला एक नल भी है, इसके अंदर लगा हुआ छिद्र है। मैंने छिद्र बना दिए, खाली कर रहा है। चाहे वो नल हो या छेद, जब खाली करता है तो उसकी क्षमता हमेशा घटती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है ना भाई। लेकिन इसको समय कितना लगा, 1 घंटा फालतू, यानी कि 9 और 1 10 घंटे का समय लगा। आप दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कह दोगे एलसीएम इसका आप 90 ले लो। 90 जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 9 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा। 10 से इसको करोगे 9 बार जाएगा। अब देखो ये एक ही क्षमता इसके साथ जब जोड़ी तो ये 9 बन गया, और जबकि एक ही क्षमता थी कितनी, 9 थी, सॉरी 10 थी। लेकिन जैसे ही इस छेद के साथ जुड़ा तो इसकी क्षमता घट के कितनी रह गई, 9 रह गई। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि निकालने वाले को हमेशा घटाते हैं, और उसने ज्यादा वाले को घटा दिया। कितना घटाया, 1 घटा दिया। यानी कि जो निकालने वाला नल था, छेद था, उसकी क्षमता कितनी है, 1 है। 1 ही तो कम हुआ, निकालने वाला हमेशा घटता है, तो 1 कम हुआ, इसका मतलब इसकी क्षमता 1 है। और जब मुझे पूरा होज ये भरा हुआ है, 90 का उसका क्षमता है,
90 भरा हुआ है और मैं इससे खाली कराऊंगा तो इस 90 को मैं 1 से भाग दूंगा तो कितना आएगा भाई, 90 ही आ जाएगा। यानी पूरे हौज को खाली होने में कितना समय लगेगा, 90 घंटे का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत समस्या कुछ है? कुछ नहीं है। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, काम खत्म पैसा हजम। देखना क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है सवाल। क्या भाई एक ही लाइन का सवाल है, ज्यादा छोटा है या खतरनाक है? सवाल में क्या कर रहा है जरा पढ़ना इसको। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या है। देखो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो उसको, और जो सवाल की लैंग्वेज है उससे भी कर सकते हो। मान लो कि हमसे संख्या पूछी जा रही है, संख्या, इसका मतलब ये चारों ऑप्शन जो है ये क्या है, एक संख्या ही तो है। तो उसने कहा एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। इसका मान इस संख्या को हम मान लें, जैसे मैंने 60 माना, कि मान लिया कि संख्या ये वाली है। अगर ये अपने 20% से 40 अधिक हो जाती है 20% से, तो इसका 20% निकालो। आप इसका 20% निकालोगे, परसेंट से जो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना बनेगा 12। ये 20% से कितना 40 अधिक होना चाहिए, समझ रहे हो बात को? 40 अधिक क्यों है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है ना भाई, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। देखना कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि एक संख्या मैंने मानी ए, ये एक संख्या जो है अपने 20% अपने, सॉरी ऐसा नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। एक संख्या ए अपने 20% अपने 20% परसेंट का निशान हटा के 2 जीरो नीचे, 20% से कितना अधिक है, 40 अधिक है, 40 अधिक है। देखो ये लैंग्वेज बनेगी इसकी। एक संख्या है जो अपने 20% से 40 अधिक है, कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो ठीक है भाई, काटा फिटी मचा लो इसको, मच रहा हो तो 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। तो ये बनेगा a बराबर a/5 और प्लस 40। ठीक है ना भाई, देखो कितना आएगा इसका आंसर। 5 से इसकी गुणा कर दोगे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, और 5 की गुणा में यहाँ पर कर दूंगा तो ये बनेगा 5 का ना 5, यानी 5a बन जाएगा। और बराबर यहाँ पर कितना बनेगा, 5 चौक 20, a प्लस 200 बन जाएगा, a प्लस 200 बन जाएगा, ये बनेगा। इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस बनेगा, तो एक खत्म हो जाएगा इसमें, तो कितना बनेगा 4a बनेगा, और बराबर कितना बनेगा यहाँ पर 200 बन जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये आप काट लो इसको, 5 बार कट जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा 50। a बराबर कितना आएगा, देखो 4 पंजे 20, जीरो बनाए तो यहाँ पर जीरो लग जाएगा। यानी a जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 50। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो जो संख्या है वो कितनी है, 50 है। अगर आप इसको ऑप्शन से करोगे तो ये लैंग्वेज इसमें फिट हो जाएगी आराम से। ठीक है ना भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। देखना भाई क्या कह रहा है सवाल, आराम से बना लोगे इसको। वृत्ताकार सवाल में कहा जा रहा है, यदि 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को वृत्ताकार बनाया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या मतलब आर पूछा जा रहा है हमसे कि इसका आर कितना होगा। आप अच्छे जानते हो जब किसी चीज को पिघलाकर कोई नई चीज बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल रखे जाते हैं। वॉल्यूम मतलब आयतन, जो आयतन होते हैं दोनों के वो इक्वल यानी बराबर रखे जाते हैं। अपने पास जो रस्सी है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब है मुझे वृत्ताकार उसको बना दिया गया, यानी रस्सी को गोल कर दिया गया वृत्त की तरह। तो मुझे इसका आयतन चाहिए, इसका आयतन, यानी कि आप कह सकते हो वृत्त का आयतन होता है क्या, नहीं होता, तो वृत्त की परिधि ले सकते हो आप, है ना। तो कितना बनेगा वृत्त की परिधि, आप कहोगे वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, और बराबर ये किसके है, 10 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप क्या करोगे यहाँ से, त्रिज्या हमें चाहिए है ना, तो आप आराम से 2 से इसको पहले डिवाइड कर लो, 5 बार चला जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 5/पाई आएगा, और पाई का मान यहाँ पर रख दोगे तो सही पॉइंटों में आंसर है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर पाई हटाकर पाई का मान रख दो। पाई का मान कितना होता है, 22/7, 22/7 होता है। 7 जंप मार के कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 5 सत्ते 35, ये बनेगा 35, और बटे में कितना आएगा 22, बटे में आएगा 22। काटा फिटी मचाओ जरा, वही आंसर होगा। तो 22 से तो एक बार जाएगा, इसका मतलब जो शुरू वाली संख्या वो 1 होगी, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। ये 2 आंसर तो हमारे होंगे ही नहीं किसी भी हालत में। 50%
हमारा आंसर आ चुका है। तो 22 ही करा, 22 एक बार गया, कितना बचेगा यहाँ पर 22 में 8 और 8 5 13, 135 हो जाएगा, है ना। कितनी बार ले जाएं, 5 बार जाएगा, देखो 5 बार जाएगा ना। पॉइंट में जब लगाऊंगा यहाँ पे तो सॉरी 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 सॉरी, ये 5 बार नहीं, ऐसा कर लेते हैं 22 का ना 22, कितना बचेगा यहाँ पर 8 5 13 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 13, मैंने पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर बढ़ेगा 130 हो जाएगा। अब पॉइंट बनेगा तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, तो एक के बाद पॉइंट सिर्फ इस वाले में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आप अच्छे जानते हो कि 22 से ये पॉइंट एक के बाद पॉइंट ही आएगा, यहाँ पर 15 बार तो कटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर अगला, हालांकि आप आगे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। अगला सवाल ये रहा, अरे सवाल खत्म, ठीक है भाई, सवाल आज इतने ही थे, शायद 12-13 ही सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वीडियो थी मेरी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है। प्रैक्टिस के मामले में ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, चाहे वो मुझे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़े, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़े, कोई ट्रिक लगानी पड़े, सवाल जबरदस्त तरीके से आपको हल कराता हूँ। जितना हो सकता है आपका टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हम सवाल को कर सकें। लेकिन सवाल कभी कभी टाइम लेता है, उसकी वजह ये होती है कि मुझे समझाने की जरूरत पड़ती है कि चीज ये आई किस तरह से है, समझ रहे हो बात को। तो ये वीडियो थी, और आप चैनल पर नए हो और आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से यूट्यूब ने आपको दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चीजें कल करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।